हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2018, जिसमें अभी तक हमने 1 to 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 60, जिसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 52 वाला। क्योंकि जो 51 वाला क्वेश्चन है उसका मुझे अभी डिटेल में सॉल्यूशन मिला नहीं है। जैसे मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, ठीक। क्योंकि अभी नवंबर में अल्टी के फॉर्म आने वाले हैं, तो अल्टी साइंस में केमिस्ट्री का वेटेज रहता है हमारा 23 मार्क्स का। केमिस्ट्री का वेटेज रहता है हमारा 23 मार्क्स का। तो यह सीरीज अल्टी साइंस वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जो अल्टी साइंस में केमिस्ट्री है और लेक्चरर केमिस्ट्री दोनों का सिलेबस सेम रहता है। तो आप सभी स्टूडेंट भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और यह सीरीज़ टारगेट परोक्ता के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द compressibility factor at critical point for a gases obeying van der Waals इक्वेशन। इसमें हमको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है एट क्रिटिकल पॉइंट पे, जो वान डर वाल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। वान डर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है? P प्लस ए वी स्क्वायर वी माइनस वी एंड आर टी। ये क्या हमारी वान डर वाल इक्वेशन। तो हमसे कह रहा है कि वान डर वाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमको। हमें बताना है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट पे जो वान डर वाल इक्वेशन को फॉलो करती है, जो वान डर वाल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। तो सबसे पहले बताना है कि हमको क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट है। तो जब हम गैस का लिक्विफिकेशन करते हैं यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग कंडीशन होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल प्रेशर, जिसको हम पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसको हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वह टेम्परेचर जिसके ऊपर गैसें लिक्विफाई नहीं हो सकती हैं। जैसे हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर 100 है। आप फिर उसके बाद 101 लगा दो या 102 लगा दो, तो जो हमारे गैसेज होते हैं वो ओनली लिक्विफाई इसी के अकॉर्डिंग होंगे। गैसेज जो हमारे लिक्विफाएंगे इसी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि एक टेम्परेचर हमने पहले से फिक्स कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिसके ऊपर गैसें लिक्विफाई नहीं हो सकती। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? वह मिनिमम प्रेशर जिसके ऊपर गैसें लिक्विफाई होती हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम एट क्रिटिकल कंडीशन पे जो भी मोलर वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वॉल्यूम। जो क्रिटिकल वॉल्यूम में जो क्रिटिकल कंडीशन होती है वो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बिटवीन होती है। तो इनको फाइंड आउट करने के अलग अलग फार्मूले होते हैं। जैसे टीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, और क्रिटिकल प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन क्या है। इस सब के अकॉर्डिंग ही हम कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर यानी टीसी, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है एग्जाम में। तो टीसी इज इक्वल टू, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 8A/27 RV, और पीसी क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू A/27 B², एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3B। जो इसमें ए और बी क्या है, ये वान डर वाल इक्वेशन में गैस कांस्टेंट होते हैं। जो ए रिप्रेजेंट करता है वान डर वाल, जो अभी मैंने लिखा था वान डर वाल इक्वेशन P प्लस ए वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी।
जो उसमें ए और बी होते हैं ये गैस कांस्टेंट होते हैं। इसमें जो ए रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको लिक्विफिकेशन के बारे में बताना है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा हमारा गैस का लिक्विफिकेशन भी गैस का उतना ज़्यादा रहेगा। और दूसरा रिप्रेजेंट करता है हमारा वॉल्यूम, बी रिप्रेजेंट करता है हमारा वॉल्यूम या साइज। साइज जितना छोटा होगा, तो उसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही हमारे गैस का लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा गैस का लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा। ये दोनों कंडीशन को आप नोट कर लेना। जैसे जो वन डर वाल इक्वेशन में ए रिप्रेजेंट करता है, वो करता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे गैस का लिक्विफिकेशन ईजी होगा, यानी उतना ही ज़्यादा होगा। और बी रिप्रेजेंट करता है हमारा वन डर वाल इक्वेशन में, तो उसमें बी रिप्रेजेंट करता है हमारा वॉल्यूम या साइज। तो वॉल्यूम या साइज जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस उतना ही ज़्यादा होगा। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि ए और बी के अकॉर्डिंग गैस का लिक्विफिकेशन बताइए, ए और बी के अकॉर्डिंग गैस का लिक्विफिकेशन बताइए। तो अब हमको बताना है यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, पी वी अपॉन आर टी। आई होप आपने नोट कर ले होंगे इसको। जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। अब इस पी वी अपॉन आर टी में जो हमने यहाँ क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम लिया, इनको लिख लीजिए। ये पी सी हो गया, ये वी सी और ये टी सी। तो जेड इज इक्वल टू पी सी बराबर क्या है हमारा ए अपॉन 27 बी स्क्वायर इंटू, और वी सी बराबर क्या है हमारा, वी सी बराबर है हमारा 3B अपॉन आर क्या हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इंटू टी सी बराबर क्या हमारा, टी सी बराबर हमारा 8A अपॉन 27 आर बी, 27 आर बी। देखो अब ये हमारा 8 है, 8A, तो आर से आर कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और ये वाले बी से ये वाला बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और 27 से 27 कैंसिल। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 3/8। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आई एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जेड इज इक्वल टू 3/8। ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे हमको पॉइंट में दिया है, यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.375, 0.375। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी आपको ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है, कभी कभी आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे, न क्रिटिकल पॉइंट पे 3/8। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड शो मैक्सिमम इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमको इसमें एलिवेशन पॉइंट के बारे में बताना है, जो कि हमारा सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, जो कि हमारे सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट होता है वह टेम्परेचर जिसमें वापर प्रेशर का सॉल्यूशन किसके बराबर होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमको बताना है मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे सबका हमको कंसनट्रेशन दिया 0.1, 0.1, यहाँ पे भी 0.1 ही होगा, यानी 0.1। यहाँ पे देखो मोलरिटी तो सबकी सेम है, यहाँ पे मोलरिटी तो सबकी सेम है। तो अब हम इसमें एलिवेशन कैसे निकालेंगे, एलिवेशन को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। यहाँ पे जो के बी है वो हमारा इवोल्यूशन बॉइलिंग कांस्टेंट है, और जो एम है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मोलरिटी, और जो आई है ये हमारा वांडा फैक्टर।
वन टाइप फैक्टर। तो ये देखो, ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा के भी, और जो एम है यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, 0.1 0.1 0.1। तो अब जो क्वेश्चन है किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ये आई के अकॉर्डिंग। आई क्या हमारा वन टाइप फैक्टर। वन टाइप फैक्टर डिसाइड करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में डिसोसिएशन और एसोसिएशन पार्टिकल कितने होते हैं। जितने ज़्यादा डिसोसिएशन पार्टिकल होंगे उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जितना ही कम उसका एसोसिएशन होगा उसमें क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी आई। हमको अब आई के अकॉर्डिंग बताना है। आई क्या है इसमें, डिसोसिएशन। जैसे हम के सी एल का डिसोसिएशन करेंगे तो किस में डिसोसिएट हो गया, के प्लस सी एल माइनस। तो यहाँ पे आई की वैल्यू होगी हमारी 2, 1 एंड 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। और ग्लूकोज जो है यह हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट नहीं होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। और जो यूरिया है ये भी हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी डिसोसिएट नहीं होता है, इसकी वैल्यू भी होती है हमारी 1। इसकी वैल्यू भी होती है हमारी 1। और जो BaCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड है, जब हम इसका डिसोसिएशन करते हैं तो ये डिसोसिएट होता है हमारा Ba2 + 2Cl-। तो यहाँ पे देखो आई की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमारा 1 + 2, तो टोटल हो गया हमारा 3। तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा हमारा वन टाउ फैक्टर आ रहा है, यहीं पे सबसे ज़्यादा हमारा वन टाउ फैक्टर आ रहा है। तो डेल्टा टी भी सबसे ज़्यादा किसके लिए हमारा BaCl2 के लिए। इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, और इसके लिए 3 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, और इसके लिए 2 है। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी के लिए। इसको हम जब हमको क्वेश्चन में सबकी मोलरिटी सेम दी जाती है, जब क्वेश्चन में सबकी मोलरिटी सेम दी जाती है तो उसका सॉल्यूशन हम वन टॉप फैक्टर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, उसका इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा x + y, ये हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। x + y इज इक्विलिब्रियम K1 की वैल्यू हमारी z, और उसके बाद हमारा y + z एट इक्विलिब्रियम K2 इज इक्वल टू d + e। और जो एक और वैल्यू है यहाँ पे हमारी x + 2y एट इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे K3, इसकी वैल्यू हमारी d + e। हमको यहाँ पे K2 की वैल्यू बतानी है। ये वाला हमारा K2, हमको यहाँ पे K2 की वैल्यू बतानी है। ये सब हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रॉपर्टीज़ हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो, जब हम सपोज एक रिएक्शन लिखते हैं A2B, सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और C, और एक इक्वेशन और हमारे C इक्विलिब्रियम एट D। तो सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा K2 है, तो हमसे पूछ रहा है A + C एट इक्विलिब्रियम B + D का। ये हमारी पूरी कंप्लीट इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी पूरी कंप्लीट इक्वेशन है। जब हम दोनों को ऐड किया तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे K3, ये K1 ये K2 और K3 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K3 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो हमने दोनों को क्या किया, ऐड किया, दोनों को ऐड किया। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐड करते हैं, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, यहाँ पे देखो ए से बी गए, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी ए से बी और दूसरी हमारी सी से डी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया। जब हम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो उनका मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे K3 क्या होगा हमारा, K3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने दोनों को ऐड किया है तो एडिशन करने पर दोनों का क्या हो जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, K1 × K2। ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक कंडीशन और आती है। सपोज हमारी रिएक्शन है A2B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा K1, और हमसे पूछ रहा है जब हमने रिएक्शन को रिवर्स किया, यानी B2A किया, जब हमने रिएक्शन को B2A किया तो हमसे पूछ रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जब फर्स्ट में रिएक्शन है A2B तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। जैसे हमने उसको रिवर्स किया B2A, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 की वैल्यू क्या होगी, उसको भी जो ऊपर वाला
के इक्विलिब्रियम है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको क्या करते हैं हम रिवर्स कर देते हैं, यानी K2 इज इक्वल टू 1/1 K1। ये हो गया हमारा इसका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या क्या है देखो, जैसे हमने जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। और जब हम सपोज यहाँ पे रिएक्शन लिखे हमने A इक्विलिब्रियम टू B, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा K1, और जब हमने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 2A इज इक्वल टू 2B, तो हमसे पूछा है यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम K2। तो K2 की वैल्यू क्या होती है, K2 की वैल्यू होती है, देखो जो भी हमने रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया है, जो भी हमने रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया है वो फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, उसका जिससे भी हमने मल्टीप्लाई किया वो किस में चले जाता है, उसका स्क्वायर में, वो चले जाता है उसके स्क्वायर में। ये होती है हमारी 3 प्रॉपर्टी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, जब हमने रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो उसका मल्टीपल आता है, और जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल आता है, और जब हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं जो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो उसके जो उसके स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, यानी जैसे यहाँ पे 2 है तो उसके पावर में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमको x प्लस वाई इक्विलिब्रियम जेड, इसके लिए हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K1, और y प्लस जेड इज इक्वल टू K2, इसके d प्लस ई, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा K2, और इसके लिए फिर लास्ट में हमारा x प्लस 2y K1 K2, ये K3 है, ये हमारा K3। तो ये हमारा d हमसे पूछ रहा है K1 K2 और K3 में क्या रिलेशन है, K1 K2 और K3 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो फाइनल में हमने रिएक्शन को क्या किया, ऐड किया। यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल, और एक्स ये वाला हो गया, और एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, ये हो गया हमारा डी प्लस ई, जेड से जेड कैंसिल। तो यहाँ पे क्या किया, जो हमारा लास्ट है तो उससे हमने क्या किया, यानी जो K3 है, K3 में हमने दोनों जो ऊपर के दोनों इक्वेशन है उनको ऐड कर दिया। जब हम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनका मल्टीप्लाई आता है। तो K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2, K1 इंटू K2, ये हो गया इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, K1 इंटू K2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज आइसोटोनिक विथ, आइसोटोनिक क्या होती है, जिनका जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ब्लड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज, तो इसको आपको इसको तो याद करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.16 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 0.16 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है। हमको 4 यहाँ पे फॉर्मूले दिए हैं, हमको इसमें बताने की कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट है हमारा Kp इक्वल टू KX P की पावर डेल्टा n। फर्स्ट है हमारा Kp ये वाला, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से है। इसमें जो Kp क्या रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इसका जो रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू KX P की पावर डेल्टा n, ये वाला रिलेशन हमारा सही है। अगर हमसे पूछता है कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, RT की पावर डेल्टा Ng, ये हमारा Kp और Kc में रिलेशन। अगर हमसे पूछता है, इसमें हमको दिया है Kp और Kx में, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट मोल फ्रैक्शन, ये तो हो गया हमारा इसका रिलेशन। अगर हमसे पूछता है Kp और Kc में, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका रिलेशन होता है ये वाला हमारा Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। सेकंड है हमारा, यहाँ पे हमारा डेल्टा G नोट था, ये डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब हम गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन देखते हैं, तो वहाँ पे एक गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, उसका एक फार्मूला होता है। देखो डेल्टा G
इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। तो यहाँ पे यहाँ पे जो डेल्टा जी है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, और जो डेल्टा जी नॉट है ये हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, प्लस आर टी, आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर, एंड जो क्यू है ये हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो एट इक्विलिब्रियम जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है, तो वहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है हमारी जीरो, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। तो जो एल एन क्यू है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, यहाँ पे उसको लिखते हैं हम एल एन के इक्विलिब्रियम। एक कहाँ पे कंडीशन हमारी एट इक्विलिब्रियम। तो जब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो ये हो गया हमारा जीरो, और डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, तो एल एन क्यू चेंज हो गया तो ये हो गया हमारा एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये हो गया हमारा इसका रिलेशन। इसको यहाँ पे लिख लेना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, ये हो गया इसका रिलेशन, जो कि हमारा क्या है, सही है ये वाला भी। और तीसरा हमारा स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स से फॉर्मूला है यह हमारा, ये हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फॉर्मूला है। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, जो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एंट्रोपी और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के बीच रिलेशंस को शो करता है। जो यहाँ पे के है ये हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.8, कभी पूछ देता है 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन, ये इसका रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला सही है। और लास्ट में हमारा सी पी, ये तो हमारा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, सी पी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था। हमको बताने कि ये वाला फॉर्मूला सही है या गलत है, इसको हमको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हीट कांस्टेंट से आया है, ये वाला रिलेशन हमारा हीट कांस्टेंट से आया है। तो हीट कांस्टेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, एक मिनट, ये हमारा हीट कैपेसिटी से, हीट कैपेसिटी क्या होता है हमारा, हीट कैपेसिटी यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल या 1 ग्राम बाई 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। जब हम यहाँ पे तो यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं, एक तो आता है हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक आता है हमारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब एट कांस्टेंट प्रेशर आता है तो उसकी जो वहाँ पे जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है, यानी सी पी इज इक्वल टू, जो यहाँ पे क्यू है उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी डेल्टा एच के बराबर। डेल्टा एच ये सब न्यूमेरिकली आते हैं, इसको आपको मैं अलग से फार्मूला शीट बता दूंगा कि कौन कौन से फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में, वो पूरी फार्मूला शीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले हीट कॉस्ट, तो डेल्टा एच हमारा चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्यू पी, यानी इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्यू के बराबर है, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और जो डेल्टा यू है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी वैल्यू होती है हमारी क्यू के बराबर जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्यू, जब क्यू हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे है तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी वैल्यू क्या है हमारी डेल्टा एच, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच
अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो हो गया हमारा इसका फर्स्ट फार्मूला। और सेकंड फार्मूला आता है हमारा इसका एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सी वी इज इक्वल टू सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे डेल्टा यू। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमको ये बताना है कि कौन सा जो हमको दिया गया फार्मूला ये सही है गलत है। ये हमारा हमको ये वाला इसका राइट रिप्रेजेंटेशन ये वाला है। तो यहाँ पे देखो एट कांस्टेंट प्रेशर पे तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी वैल्यू आ रही है हमारी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तो हो गया हमारा प्रेशर के रेस्पेक्ट में और एट कांस्टेंट प्रेशर के रेस्पेक्ट में, और ये हो गया हमारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। हमसे यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, जो कि यहाँ पे वैल्यू दी है हमको डेल्टा यू। इसको जो डेल्टा यू है इसको कहीं पे बुक में डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो ई और यू है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटरनल एनर्जी को, और जो डेल्टा एच है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एंथैल्पी को। तो यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दिया है ये हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर के रेस्पेक्ट में दिया है, और बट यहाँ पे हमको लिखा है डी ई अपॉन डी टी, ये इसका नहीं है। यहाँ पे आएगा हमारा डी एच, यहाँ पे आ गया हमारा डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमारी वैल्यू ये वाली रहती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये वाली वैल्यू रहती है। आप इन दोनों को नोट कर लेना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भी ऑप्शन दिया है वो तो सब सही है, और जो ऑप्शन नंबर लास्ट है वो वाला हमारा गलत है। आइए अब अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम से है। फॉर द इक्विलिब्रियम सॉलिड, जब कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था एट मेल्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे डेल्टा जी की क्या वैल्यू रहती है, या डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है या ग्रेटर देन जीरो होती है, यानी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है। तो जो एट इक्विलिब्रियम जो जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वहाँ पे दोनों के रिएक्शन के रेट क्या हो जाते हैं हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के इक्वल हो जाते हैं। तो वहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है हमारी जीरो। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है हमारी जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमसे पूछता कि इसके लिए स्पॉन्टेनियस कंडीशन बताइए, इसके लिए स्पॉन्टेनियस कंडीशन बताइए डेल्टा जी के लिए, तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होती है हमारी लेस देन जीरो, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होती है हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो होती है हमारी ग्रेटर देन जीरो। इन सभी पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। और एंट्रोपी के लिए भी पूछ लिया था कभी कभी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं, जो खुद से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जो एक्सटर्नल के एक्सटर्नल के प्रेजेंस में होंगे, यानी उनको किसी के प्रेजेंस में होंगी, उसको बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एंट्रोपी के लिए होता है हमारा, अगर हमारा स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू आएगी हमारी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए उसकी वैल्यू आती है हमारी डेल्टा एस लेस देन जीरो। ये हो गया हमारा एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में, और ये हो गया हमारा गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में। तो हमसे पूछ रहा है एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है हमारी जीरो। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 C2H6 एंड C4H10 इनकी वैल्यू ए दी है हमको, और हमसे पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इफिशियंसी एज फ्यूल वुड बी। हमको इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है, यानी जो यहाँ पे इफिशियंसी एज फ्यूल लिखा है इसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू, इसको बोलते हैं हम CF यानी कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाई पर ग्राम, यानी जो भी हमको ये कंपाउंड दिए हैं इनकी पर ग्राम कितनी एनर्जी हीट रिलीज होगी, उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइड बाई मोलर मास। तो यहाँ पे देखो CH4 है, CH4 का मोलर मास कितना होता है हमारा 16 ग्राम। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो CH4 की वैल्यू क्या दी है हमको -74.8। तो यहाँ पे देखो 16 ग्राम के लिए इसकी वैल्यू कितनी हमारी, यहाँ पे 1 लिख लेना आप। 16 ग्राम के लिए इसकी वैल्यू हमारी -74.8 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए क्या होगी इसकी वैल्यू होगी हमारी -74.8 अपॉन 16।
ये हो गया हमारा मीथेन के लिए, यानी मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू यानी फ्यूल इफिशियंसी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 4.675, ठीक। और दूसरा हमारा किलो, यहाँ पे किलो जूल पर मोल लगा लेना, किलो जूल पर मोल। और दूसरा हमारा C2H6, C2H6 इसकी वैल्यू, इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन की इसकी वैल्यू कितनी दी हमको, इसकी वैल्यू दी हमको -84.7। तो जो C2H6 है इसका मोलर मास कितना होगा हमारा, इसका मोलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यानी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 12 है, यहाँ पे कार्बन के 2 मोल हैं तो उसको लिखेंगे हम 24, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे 6 है, तो 20 वो तो टोटल हो गया हमारे 6 है। तो ये हो गया हमारा टोटल 30। तो जो हमको ये वाली वैल्यू दिया हम इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास क्या है इसकी 20 ना 30, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2.82 समथिंग किलो जूल पर मोल। और लास्ट है हमारा C4H10। तो C4H10 में इसकी वैल्यू क्या दी हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन की, इसकी वैल्यू दी है हमको -1261 अपॉन, और जो इसका मोलर मास क्या आएगा हमारा C4H10 का, C4H10 यानी कार्बन का होता है 12, यहाँ पे 4 है तो 4 × 12 ये हो गया हमारा 48, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे टोटल 10 है तो 48 + 10 = 58। इसको हम 58 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 52, क्योंकि हमारा 2 + 1 7। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो एक के लिए वैल्यू आ रही है हमारी ये वाली, एक के लिए वैल्यू आ रही है हमारी ये वाली, और एक के लिए वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे C2H6 के लिए, और C4H10 के लिए वैल्यू आ रही है हमारी ये वाली। तो जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे जो नेगेटिव साइड है वो तो खाली उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव, जो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है तो वो तो खाली इसका मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी हमारी CH4 की, इसकी वैल्यू हमारी 4.67, और इसकी वैल्यू हमारी C2H6 की वो हमारी 2.8682, और जो C4H10 है इसकी वैल्यू हमारी 2.17। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी हमारी, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी हमारी मेथेन की, C4H10 की, ना CH4 की, उसके बाद हमारी C2H6 की, उसके बाद हमारी C4H10 की। तो यहाँ पे हमको सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है हमारी इसकी, उसके बाद हमारे इसकी, उसके बाद है इसकी। तो CH4 C2H6 C4H10, CH4 C2H6 C4H10, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा RNS इक्वेशन से हमको बताना है कि RNS इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो RNS इक्वेशन एक, जब हम रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर के लिए डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आता है K = A e⁻⁻RT। आपको फिजिकल फार्मूला के जो भी हर चैप्टर में फार्मूले दिए हैं उन सबको आप एक पेज में लिख लें, उसके बाद उन फार्मूला को याद भी कर लें, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में 4 या 5 मार्क्स है। अभी तक आपने देख लिए होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में 4 या 5 मार्क्स से तो ओनली फार्मूले से बन जाएंगे, कौन सा फार्मूला हमारा करेक्ट है, कौन सा फार्मूला हमारा इनकरेक्ट है। तो आप सभी लोग जितने भी हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उसमें से हर एक चैप्टर के फार्मूला शीट को नोट कर लें। मैं भी आपको फार्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, K = A e⁻⁻RT। तो ये हो गया हमारा K = A e⁻⁻RT, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। इसमें हमको E+S, यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन था हमारा E+H = K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है K-1, ये हो गया हमारा ES। और उसके बाद था
ई एस इज इक्वल टू K2 और PE, हमें माइकलिस मेंटेन बताना है यहाँ पे। तो माइकलिस मेंटेन का डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना, उसका फार्मूला होता है हमारा R इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब डिवाइड में है, ये वाली वैल्यू सब डिवाइड में है, यहाँ से जहाँ से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, डिवाइड डिवाइड और डिवाइड, यानी जो माइकलिस मेंटेन इसका फार्मूला होता है हमारा K2। ये हमारी एंजाइम एक्टिविटी को डिफाइन करता है, ये हमारी एंजाइम एक्टिविटी को डिफाइन करता है। इसमें जो हमारे R की वैल्यू होती है वो होती है हमारी R इज इक्वल टू K2 एंजाइम और सबस्ट्रेट डिवाइड बाई Km, जो हमारा माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट होता है Km और सबस्ट्रेट S, जो कि हमारा इसका फार्मूला, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का फार्मूला। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इस फार्मूले को आप याद कर लेना, R इज इक्वल टू K2 ई नॉट ई एस ई नॉट एस अपॉन Km प्लस एस। तो इसमें Km क्या है? ये हमारा माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।